चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सेशन which is going to be till then चलिए बाय बाय। हाँ। इसमें तो ब्लू ही आ रहा है, फिर से ब्लू आ रहा है अभी भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज जून 2025 बैच का हमारा फर्स्ट क्लास है, दैट इज ओरिएंटेशन सेशन है। तो आज के सेशन में हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, कैसे जून एग्जामिनेशन के लिए अब हमें प्रिपेयर करना है, कैसे सारी चीज़ों को टारगेट करना है। तो कंप्लीट थॉरो वे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग, आई होप आप सभी ने सेशन को ज्वाइन कर लिया है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए तो, और अटेंडेंस सभी लोग अपनी जल्दी से मार्क कर दीजिए। फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलो, तो जून 2025 का पूरा प्लान हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारा अभी दिसंबर 2024 साइकिल का एग्जामिनेशन हुआ है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बट इस टाइम पे जो है एग्जाम देने के बाद काफी हद तक हमें पता होता है कि क्या हमारा लेवल है, कैसा हम लोग एग्जामिनेशन कर कर आए हैं। तो उसके बेसिस पे अब हम लोग देखेंगे कि जून को हमें कैसे टारगेट करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, मेरा क्या प्लान है, या मैं इस प्रीमियम कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। सारी चीजें हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कस करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, दीपक, अंकिता जी, वेलकम टू द क्लास। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप लोग जरूर मुझे बता सकते हैं, बट पहले 10-15 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनना है, समझना है। सारे डाउट्स आप लोगों के अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्या आपका हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ मैं आपको आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अगर कोई भी आप में से ऐसा है जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, आई होप आप लोग मेरा नेम जानते ही हो। तो मेरा नाम जूही जैन है। लगभग लास्ट 1-1.5 साल से इस चैनल पर मैं आपके लिए पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में, जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है, गेट एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया है। तो ये मेरी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है सोशियोलॉजी से रिलेटेड। लगभग 1-1.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मुझे जेआरएफ अड्डा चैनल पर। तो रेगुलरली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ। सोशियोलॉजी तो मैं आपको पढ़ाती ही हूँ, बट इसके साथ में ही पेपर 1 में मैं आपके लिए हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस भी लेकर आती हूँ। तो अगर आपने पेपर 1 का कोर्स भी लिया है तो वहां पर भी मैं आपको हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली हूँ। तो ये हमारा प्रीमियम बैच है। प्रीमियम बैच में आपको सबसे पहली बात तो है, लाइव क्लासेस आपको सारी मिलने वाली है। जो भी हमारा सिलेबस होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 का, सभी की कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। हर क्लास के साथ आपको क्विजेज यहाँ पे मिलेगी। सपोज आज हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, सपोज आज हमने डरखाइम के बारे में पढ़ा है, तो डरखाइम से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे क्विज के फॉर्म में। तो फ्रॉम डे 1 आप लोग यहाँ पे सीबीटी मोड की तैयारी कर सकते हो। क्विजेज आपको मिलेंगी तो आप थियरी पढ़ोगे, थियरी के साथ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज है, क्लासेस के पीडीएफ आपको मिलते हैं, तो ये आपका ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए हैंडबुक आपको मिलती है। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा हर सैटरडे को। आप लोगों ने आई होप
जो कोर्स का स्केड्यूल है वो आप सभी ने देख लिया, तो वहां पर आपने देखा होगा हर सैटरडे को आपके लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड डाउट्स आप लोगों के सॉल्व किए जाएंगे, वो सारी चीजें। पीवाईक्यूज यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं, तो पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर सारे जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करेंगे, तो कंप्लीट रिविजन आपका हो जाएगा। मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे और पूरा जो स्टडी प्लानर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली। तो ये तो कोर्स के जनरल सारे फीचर्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमारा स्टडी प्लान होगा, वो सारी चीजें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून नैन्सी जी, वेलकम टू द क्लास। तो देखो आज मैं आपको पूरा अपना स्टडी प्लान बताने वाली हूँ। जून में हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आज से हम लोग देखें लगभग 5 मंथ्स का टाइम हमारे पास है। तो ये जो 5 मंथ्स है इसमें आप लोग को कंप्लीट थॉरो स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगी। कौन सी ऐसी यूनिट है जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, कैसे किस यूनिट को प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस किस तरह से अप्रोच करने हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा जो स्टडी प्लान है वो मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। फ्रॉम फर्स्ट डे 1 से ही आप लोग क्लियर रहोगे कि 6 मंथ्स का क्या स्ट्रक्चर है। इतनी लंबी प्लानिंग करके आपको कोई नहीं देता, बट ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डे 1 से आपको पता होना चाहिए मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किसी चीज को प्रिपेयर करना है। तो डे 1 से ही मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, कब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, क्लासेस हमारी कैसी होंगी, कैसे मेरा क्या अप्रोच रहता है सिलेबस कवर कराने का। तो सारी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर हमारा आ जाता है, सबसे पहले स्टेप 1 हमारा है एक टारगेट हमें अपने माइंड में सेट कर लेना है। जैसे आपका टारगेट है कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, आपका टारगेट है कि मुझे नेट क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपका टारगेट है कि मुझे नेट क्लियर करना है। हमारे पास थर्ड कैटेगरी भी है पीएचडी ओनली, बट हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए। और एक और चीज मैं यहाँ पर आप बोलूंगी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी को भी बिलोंग करते हो तो भी मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप हमेशा जो जनरल कैटेगरी वाला कट ऑफ है ना उसको टारगेट करो। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि काफी सारे अलग अलग स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकलती है, तो वहां पर आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। तो वहां पर क्या है कि आप लोग का अगर पहले से ही यही माइंडसेट रहेगा कि मुझे तो जनरल वाला कट ऑफ क्लियर करना है, तो ये चीज आपको डे 1 से बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो अपना टारगेट अपने माइंड में सेट करके रखना है कि मेरा टारगेट जेआरएफ है। अब जेआरएफ लाने के लिए मुझे कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, तो टारगेट हम लोग अपना कैसे कर सकते हैं टारगेट जो है वो हम लोग अपना कैसे सेट कर सकते हैं, हम लोग कट ऑफ की बेसिस पे अपना टारगेट बना सकते हैं। अगर मैं कट ऑफ की यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी जानते हो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई रहता है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक आइडियल हमारा टारगेट होना चाहिए या जो कट ऑफ के बेसिस पे हम लोग एक टारगेट बनाते हैं, तो आपका यहाँ पे 220 मार्क्स टारगेट होना चाहिए अगर आप जेआरएफ को यहाँ पे कर रहे हो। तो डे 1 से ही आपको अपने माइंड में बना लेना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दूं तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपना ये टारगेट बनाया था कि मुझे 220 प्लस मार्क्स लेकर आने तभी मेरा जेआरएफ क्लियर होगा। तो आपको भी अपना डे 1 से ये टारगेट बना लेना है कि 220 प्लस मार्क्स मुझे लेकर आने तो मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लूँ। और कहीं ना ये चीजें सच भी होती है। जैसे मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट बनाया था कि 220 प्लस मार्क्स मुझे लेकर आने तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 220 मार्क्स नहीं आए, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 218 मार्क्स थे तो मेरा जीआरएफ भी क्लियर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो ना वो चीजें होती भी हैं। और सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने 224 मार्क्स स्कोर किया तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा मैंने मार्क्स अपने स्कोर किए थे। तो ये चीज अपने माइंड में बना के रखनी है। डे 1 से मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे 220 प्लस मार्क्स लेकर आने। 220 प्लस मार्क्स लाने के लिए मुझे क्या करना है, 110 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो, अगर आप सिर्फ नेट को भी यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो भी मैं आपको बोलूंगी कि हमारा टारगेट 220 प्लस होना चाहिए। क्योंकि देखो ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में कोई बुराई नहीं है, बट अगर आपने कट ऑफ से कम मार्क्स स्कोर किए तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए डे 1 से ही अपना ये टारगेट बना के चलना है कि मुझे 220 प्लस मार्क्स लेकर आने, तो उसके लिए मुझे 110 प्लस क्वेश्चन सही करने। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों के लिए कि कैसे मैं आपको ये 110 क्वेश्चन सही करने के लिए प्रिपेयर करा दूं। तो ये सारी
सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरी चीज है टाइम एलोकेट हमें कैसे करना है, क्योंकि आप जानते हो सिर्फ पेपर 2 पढ़ के आप कभी भी जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते या इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते। स्पेशली सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जहां पे हमेशा आपका 200 प्लस कट ऑफ जाता है, तो आप सिर्फ पेपर 2 पढ़ के कट ऑफ अपना कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। तो टाइम एलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर 1 को हमें कितना टाइम देना है, पेपर 2 को हमें कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को जो अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से करना है, दिन के कुछ आवर्स जैसे अराउंड 2 to 3 आवर्स आपको अपने पेपर 1 के लिए फिक्स रखने हैं, आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स अपने पेपर 1 के लिए रखने हैं। तो एक एवरेज अगर आप दिन में 8 आवर्स भी पढ़ते हो तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऐसा है, वो आपसे डिमांड करेगा कि मिनिमम यहाँ पर आपको 6 to 7 या 7 to 8 आवर्स यहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे से डेडिकेटली इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो। तो टाइम एलोकेशन हमें प्रॉपर सीखना है, सारी चीजें आपको कवर करनी है। देन थर्ड चीज हमारी आती है कि प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो अब यही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कैसे आपको चीजों को स्टार्ट करना है, क्या हमें पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्या पढ़ना है सबको पता है, बट क्या छोड़ना है वो हमें करना है, और छोड़ना भी है तो किस अप्रोच से उसे छोड़ना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। किसी का आई होप कोई डाउट नहीं है अभी तक, है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। अब देखो, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो पेपर 1 का तो ओरिएंटेशन सेशन आप सभी के लिए हो चुका है, अदिति मैम ने आपके लिए लिया है। मैं आपके लिए स्पेशली पेपर 2 का जो ओरिएंटेशन सेशन लेकर आई हूँ। तो आपके सामने आपका सिलेबस है, 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस में हमें दी हुई हैं। अब ये जो 10 यूनिट्स हैं इनको किस तरह से हमें टारगेट करना है। पहली यूनिट है आपकी सोशियोलॉजिकल थियरी, सेकंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड, थर्ड इज बेसिक कांसेप्ट्स इन इंस्टीट्यूशन, फोर्थ रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट इन सोसाइटी, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस में हमें दी गई हैं। अब इन यूनिट्स को हमें किस तरह से टारगेट करना है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ कि कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज तो पहले हमें समझ लेनी है कि कुछ यूनिट आपकी पेपर 1 से भी रिलेटेड है। जैसे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स यूनिट है, ये आपकी पेपर 1 से रिलेटेड, जो बेसिक चीजें हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, वो बिल्कुल आपके पेपर 1 से ही रिलेटेड है। बट पेपर 2 में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, पेपर 2 में आपको थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो वो चीजें हमें उस तरह से प्रिपेयर करने की जरूरत है। जैसे पेपर 2 में आपको थिंकर ओरिएंटेड पूछेंगे कि ये अगर सपोज क्वालिटेटिव रिसर्च है तो कौन से थिंकर ने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज किया है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पूछी जाती है। तो बेसिक जो सिलेबस है वो तो सेम रहेगा। जैसे बच्चों का अक्सर होता है कि मैम अगर हम सिर्फ पेपर 2 में रिसर्च की क्लासेस देख ले तो पेपर 1 में क्या हमें रिसर्च नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो देखो जो बेसिक चीजें हैं जैसे हाइपोथेसिस के टाइप्स हैं, वेरिएबल हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, सैम्पलिंग है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, ये सारी चीजें बेसिक तो सेम ही है, बट कुछ चीजें डिफरेंस है। जैसे पेपर 1 में आपको स्टेट्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं रिसर्च में, तो वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। पेपर 2 में क्योंकि हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो क्वालिटेटिव रिसर्च पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है, उतना ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड या स्टैटिक्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पेपर 2 में नहीं आते। तो ये आपका थोड़ा सा जो अप्रोच है ये आपको अलग से यहाँ पर फॉलो करना है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर। दूसरी आप देखो, ये जो आपकी यूनिट है एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, अगेन आपका पेपर 1 से रिलेटेड है। एनवायरमेंट एंड सोसाइटी यूनिट जो है ये आपका पीडी यूनिट से रिलेटेड है। जैसे पेपर 1 में आप पीडी में पढ़ते हो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स है, तो वो सेम आपको पेपर 2 में भी पढ़ने हैं। तो ये काम हमारा सॉर्टेड हो जाता है कि एक से पढ़ लिया तो। बट पेपर 2 में जो एनवायरमेंट एंड सोसाइटी है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ टॉपिक हमारे सेम हो सकते हैं, जैसे पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन रिलेटेड डिसीजेस वगैरह क्या है, वो सारी चीजें सेम है, बट काफी हद तक कुछ न्यू टॉपिक्स हैं वो भी हमें कवर करने हैं। फिर आप देखो जो आपकी 9th यूनिट है दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ हद तक पेपर 1 से रिलेटेड है। जैसे पेपर 1 में आप पढ़ते हो डिजिटल डिवाइड के बारे में, डिजिटल हाइजीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डिजिटल हाइजीन में हम लोग जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे साइबर क्राइम में आपने पेपर 1 में पढ़ा कि फिशिंग क्या होता है, हमारा
फिशिंग क्या होता है, DDoS अटैक्स वगैरह क्या होता है, वो सारी चीजें आप देखते हो, बट वो आपको पेपर 1 में पढ़ना है। पेपर 2 में आप सेम चीज कैसे पढ़ोगे कि ये जो साइबर क्राइम है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे। तो आपको इस तरह से अपनी अप्रोच चेंज करनी है पेपर 2 के लिए कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ो हमेशा आपको ये ट्राई करना है कि ये कंसेप्ट अगर मैंने सोशियोलॉजी का पढ़ा है तो इसे मैं रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकता हूँ। जैसे जब भी आप अपने आसपास सोसाइटी में कुछ भी देख रहे हो, आप अपने घर में कुछ देख रहे हो, अपने कहीं भी आप कुछ अपने सराउंडिंग में कुछ भी होता हुआ देख रहे हो, तो हमेशा ये सोचा करो कि यार इसे मैं कैसे सोशियोलॉजी से रिलेट कर सकता हूँ। अपने सब्जेक्ट से जितना आप रिलेटेबल बनाओगे अपने आसपास की चीजों को, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा, उतना ज्यादा फन लर्निंग होगा, और ये आपके लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा हो गया ऐसा, क्योंकि काफी टाइम से पढ़ा लिया है, तो जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो आप सोचने लगते हो कि यार इसमें सोशियोलॉजी का कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो ये आप लोग को यहाँ पे बिल्डअप करना है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए आ जाती है, देखो ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिट का कितना वेटेज है हमारे उसमें। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती भी आई हूँ, आपने अगर मेरी कोई भी वीडियो देखी है, यूट्यूब क्लासेस अगर आपने देखी है, पेड क्लासेस अगर आपने देखी है, तो मैंने आपको डे 1 से हमेशा ये चीज बोली कि जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स है हमारी, दैट इज जो आपकी यूनिट 1st, 2nd एंड 3rd है, सोशियोलॉजिकल थियरी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड, बेसिक कंसेप्ट्स इन इंस्टीट्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्योंकि अगर आप ये टेबल देखो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपको हर साल आप देखिए इन्हीं तीनों यूनिट्स का वेटेज ज्यादा है। अराउंड हम लोग देखें तो 20 क्वेश्चन आप यूनिट 1 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20 to 25 क्वेश्चन। यूनिट 2 से हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिट 3 से भी हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 100 अगर मैं देखूं, 100 में से भी 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 90 अगर हम लोग देखें, आपके अराउंड 40 क्वेश्चंस तो इन्हीं तीनों यूनिट से हो जाते हैं। तो मतलब 40 to 45 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, मतलब अराउंड 50% क्वेश्चन है जो आप इन तीनों यूनिट से पढ़ के आंसर कर सकते हो। और ये जो तीनों यूनिट्स हैं आपको बाकी यूनिट्स का भी बेस बनाती हैं। जैसे बेसिक कंसेप्ट्स इन इंस्टीट्यूशन में आप लोग फैमिली, मैरिज एंड किनशिप के बारे में पढ़ते हो, तो ये आपका पूरा यूनिट 8 में आपको हेल्प करेगा। बेसिक कंसेप्ट्स इन इंस्टीट्यूशन में आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, यूनिट 6 के लिए आपके हेल्पफुल है। पॉलिटी के बारे में पढ़ते हो, यूनिट 5 में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, एजुकेशन, रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, ये आपको यूनिट 10 में हेल्प करेगा। तो ये जो तीनों यूनिट है ना पूरा बेस है। स्पेशली यूनिट 1 में जो हम लोग थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये जो सारे क्लासिकल थिंकर्स हैं, पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं, ये सब आपको बाकी यूनिट में हेल्प करने वाले हैं। जैसे पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स आप पढ़ोगे, एंथनी गिडिंस पढ़ोगे, मैनुअल कैस्टल पढ़ोगे, ये सब आपको यूनिट 9 में ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करने वाले। तो यूनिट 1st, 2nd एंड 3rd पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मेरा जो पेड कोर्स है उसमें भी आपको यही तीनों यूनिट है जो मैं बिल्कुल टाइम लेके आपको करने वाली हूँ। जैसे यूनिट 1 को मैं 1 मंथ प्लस टाइम देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 26 थिंकर्स दिए। अब ये नहीं सोचना है कि मैम अगर एक महीना हम सिर्फ यूनिट 1 को ही दे देंगे तो बाकी यूनिट्स कब करेंगे, बिल्कुल आप कर लोगे। क्योंकि मेरा कोर्स है, मैंने ऑलरेडी 2 बैच पहले भी कंप्लीट करवाए हैं पूरे, तो मुझे पता है कि मैं इतने टाइम में अपना सिलेबस कवर कर सकती हूँ। रिवीजन का भी आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो 1 मंथ पूरा यूनिट 1 को देंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यूनिट 1 में 26 थिंकर्स हैं, तो पर डे एक थिंकर को आपको देना जरूरी है, जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। ये जो थिंकर्स हैं आपकी बाकी यूनिट्स का भी बेस आपके लिए बनाएंगे। तो यूनिट 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा खासा टाइम देंगे। फिर उसी तरह से यूनिट 3 है बेसिक कंसेप्ट्स इन इंस्टीट्यूशन, ये सोशियोलॉजी का पूरा बेस आपका बनाती है। क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ते हो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप क्या है। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोग यूनिट 3 में कवर करते हैं। तो ये अगेन आपका पूरा सोशियोलॉजी का बेस है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, अगर जनरली भी आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेट एग्जामिनेशन हो, पीएचडी हो, ये सारी बेसिक चीजें जो आपको सोशियोलॉजी की पता होनी ही चाहिए। तो ये तीनों यूनिट पर सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहने वाला है। लास्ट पैटर्न भी अगर हम लोग देखें 4-5 एग्जामिनेशन का, तो सबसे ज्यादा इन्हीं यूनिट्स में से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इन तीनों यूनिट्स के बाद अगर मैं देखूं तो आपका यूनिट 8 का वेटेज यहाँ पर ज्यादा रहता है। जैसे आजकल जेंडर स्टडीज से आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो वो सारे यूनिट 8 में आपके कवर हो जाते हैं। उसी तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी यूनिट भी बहुत डोमिनेट करे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग डिजिटल एरा की तरफ जा रहे हैं, तो ये यूनिट आपकी डोमिनेट करेगी ही करेगी। तो यूनिट 9 से आप देख सकते हो कि लगातार आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं।
ये चीज हमें कवर करनी है। यूनिट 10 एक ऐसी यूनिट है जहां से रिपीटेडली कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे 2 1 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस यूनिट को हम लोग उस तरह से टारगेट कर सकते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऐसी यूनिट है जहां से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक जनरल ओवरऑल आपके लिए आइडिया है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि किस यूनिट पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं सिलेबस डिस्कशन करूँ तो सिलेबस आप लोगों ने कई बार देखा है। यूनिट 1 में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कंप्लीट यूनिट 1 में मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप ये छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए। बाकी यूनिट में मैं फिर भी आपको बता सकती हूँ कि ये टॉपिक चलो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो, बट यूनिट 1 में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आप छोड़ के जा सकते हो। अब यहाँ पे यूनिट 1 से हम लोग कैसे और एक्स्ट्रा थिंकर्स निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे यूनिट 1 में आप पढ़ रहे हो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस, तो क्लासिकल जो सोशियोलॉजिस्ट थे, मतलब जो आपके फाउंडिंग फादर्स थे, सबसे पहले आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डर्कहाइम है, वेबर है, कार्ल मार्क्स, इनके बारे में तो पढ़ते ही हो, बट इनके भी जो हम लोग बोल सकते हैं जो एक तरह से गुरु थे उनके, जैसे डर्कहाइम से पहले या कार्ल मार्क्स वगैरह से पहले आप सभी जानते हो ऑगस्ट कोम्ट आते हैं। ऑगस्ट कोम्ट हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। तो सबसे पहले आपको ऑगस्ट कोम्ट के बारे में पता होना चाहिए अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ऑगस्ट कोम्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑगस्ट कोम्ट से भी रिपीटेडली क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ऑगस्ट कोम्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। डर्कहाइम से पहले आप सभी जानते हो स्पेंसर आते हैं फंक्शनलिस्ट थिंकर में, तो स्पेंसर के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट का क्या अप्रोच था, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म क्या होता है हमारा, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीजें भी मैं आपको कोर्स में कवर कराने वाली हूँ। सारे जो भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिज्म क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। अब कार्ल मार्क्स से पहले आप सभी जानते हो हेगल आ जाते हैं, तो हेगल का जो अप्रोच है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का वो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी है। तो इस तरह से आपके जो एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं वो निकल कर आते हैं। और ये जो हेडिंग दी गई है इसे सिर्फ हेडिंग समझ के नहीं छोड़ना है, आपको पूछा जाता है। इस बार का अगर आपने पेपर दिया दिसंबर का तो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, कौन कौन से थिंकर्स इससे रिलेटेड है। अगर आपने अपना, मैंने हमेशा यूजीसी नेट पेपर में ये ट्रेंड नोटिस किया है, अगर आपने सिर्फ सिलेबस भी देखा है ना तो भी आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिलेबस में ये जो कैटेगरी वाइज चीजें डिवाइड की गई ना, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा है। जैसे इस बार आपसे पूछ लिया कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से कौन से थिंकर्स रिलेटेड है, तो अगर आपने सिर्फ सिलेबस भी देखा है कि कौन से थिंकर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की कैटेगरी में दिए, तो आप वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने कभी सिलेबस उठा के भी नहीं देखा है। फिर जब क्लासेस ले रहे होते हैं तो पूछते हैं बच्चे कि मैम ये टॉपिक कौन से सिलेबस का है। मेरी क्लास में हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में कभी नहीं आना चाहिए मैम ये टॉपिक कौन से यूनिट का है, क्योंकि आपको सिलेबस बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक हमें दिया है, सिलेबस हमारा क्या है। ये फर्स्ट स्टेप है आपकी प्रिपरेशन का। तो इसलिए मैं आपको आज ओरिएंटेशन सेशन में पूरा सिलेबस दिखा रही हूँ। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो जाके देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लियर है, ये ध्यान रखना है सभी को। आई होप आप लोग सुन रहे हो, किसी का कोई डाउट है तो आप लोग जरूर मुझे बता सकते हो। इसी तरह से देखो आपके हर्म्यूनेटिक इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस में हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो जीएच मीड, हर्बर्ट ब्लूमर आ जाते हैं। अब देखो आपको टॉपिक दिया है पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, तो तीनों का मीनिंग तो हमें पता ही होना चाहिए, बट और कौन कौन से थिंकर्स हैं जो इनसे रिलेटेड है, जैसे एडवर्ड साइड है, मिशेल फूको, एंथनी गिडेंस, पियर बोर्डो, हेबरमस, मैनुअल कैस्टल, इनका नेम तो आपको दिया ही है, बट पोस्ट मॉडर्निज्म से और भी थिंकर रिलेटेड है, जैसे जीन बॉद्रिलार्ड हैं, फ्रैंकोइस लियोटार्ड हैं आपके, और हम लोग यहाँ पे देखें जैक्स डेरिडा है। तो ये जो सारे थिंकर्स हैं, जैसे डेरिडा, मैं नेम भी यहाँ पे लिख देती हूँ, डेरिडा है, यहाँ पे बॉद्रिलार्ड है, बॉड्रिलार्ड है, लियोटार्ड है, तो ये सारे थिंकर्स के बारे में भी आपको पता होने चाहिए, इनकी बुक्स कौन सी है। आप अगर इन थिंकर से क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता होना चाहिए पोस्ट मॉडर्निज्म से, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से, पोस्ट कोलोनियलिज्म से और भी कौन कौन से थिंकर्स रिलेटेड है। इन थिंकर्स की बुक से रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें प्रिपेयर करनी है। बाकी इंडियन थिंकर्स आपको दिए हैं, तो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो भी पर्सपेक्टिव है वो भी आपको कवर करने हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, अगर आपने अबाउट सेक्शन में जाके शेड्यूल देखा है तो वहां पर आपको दिख जाएगा, मैंने अलग से क्लास रखी है सारे पर्सपेक्टिव आपको पढ़ाने के लिए। जितने भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो भी पर्सपेक्टिव है, अलग से क्लास मैंने रखी है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस बैच में कवर करने वाले हैं। यूनिट 2 का सिलेबस देखो तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे फिलोसफी ऑफ साइंस है तो थॉमस कून, कार्ल पॉपर, इन
सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी वगैरह, हर्मेनेटिक ट्रेडिशन से रिलेटेड जो भी अलग अलग थिंकर्स है वो सारी चीजें, ऑब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्सिविटी से रिलेटेड जो भी थिंकर्स है। उसी तरह से रिसर्च डिजाइन, अब आपको सिलेबस में दे दिया रिसर्च डिजाइन, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च डिजाइन कैसा होता है, क्या स्टेप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, वो सारी चीजें, इंडक्शन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल्दी से कवर कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। अब आपको दे दिया सिर्फ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड एंड 4 मेथड्स यहाँ पे दे दिए, बट इनके अलावा भी आप जानते हो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सारी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो कवर करनी होगी, जितने भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड है वो सभी आपको कवर करनी होगी। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स है कौन से नहीं, तो यहाँ पर आपके जो PYQs है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप PYQs एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या ये जो टॉपिक है मैंने कैसे फिल्टर किए। अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे प्रीमियम बैच में एनरोल है उनके लिए ये सारे जो एफर्ट्स है मैंने किए, जैसे मैंने 10 साल के प्रीवियस या पेपर्स आपको एनालाइज करके दिए हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो ये सारे एफर्ट्स आपको खुद से करने पड़ते होते हैं, करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सैम्पलिंग्स है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आजकल आपसे काफी पूछे जाने लगा है, तो इस पर अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी इस बार हम लोग अप्रोच करें, तो ये सारी चीजें कवर करेंगे, डेटा एनालिसिस वगैरह, ये सब आपका यूनिट 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 3 पर हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखो जो आपका कल्चर का टॉपिक है, स्टेटस एंड रोल है, कम्युनिटी है, वैल्यू नॉर्म एंड रूल्स है, ब्यूरोक्रेसी है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो पर्सनहुड का टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जहां से रियरली आपको एक आध दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे सिलेबस में, तो मैं आपको सब कुछ कवर करा के जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मैंने हाईलाइट नहीं किया उनको हम लोग छोड़ देंगे, कवर तो करेंगे, बट जो फोकस है वो इन टॉपिक्स पर ज्यादा रहेगा, और इस तरह इन टॉपिक से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर भी आपका इंपॉर्टेंट है, कौन से थिंकर्स रिलेटेड है, वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली फैमिली, मैरिज एंड किनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीजन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे फोकस करना है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास से रिपीटेडली आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये चीजें करनी है। इवोल्यूशन, डिफ्यूजन, सोशल चेंज क्या होता है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपको मेंशन कर दिया सोशल प्रोसेस, तो अगर आप सिलेबस आपने देखा है, सिलेबस में जो भी टर्म मेंशन है ना, एक चीज तो हमें ये करनी है, सिलेबस में जो भी टर्म आपका मेंशन है हर टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, हर टर्म से रिलेटेड कौन से थिंकर्स है, उनके क्या टाइप्स है, ये सारी चीजें तो आपको 100% पता ही होनी चाहिए। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आपको यूनिट 9 में हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग को इस तरह से प्रिपेयर करनी है। फिर आप देखो यूनिट 4 आपकी रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। अगेन यहाँ पे कास्ट एंड ट्राइब सेटलमेंट, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, पीजेंट मूवमेंट्स यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बन सोसाइटी अब आपको टॉपिक दिया है, तो आपको ओरिजिन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे बेसिकली हम लोग शिकागो स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। अर्बेनिज्म, अर्बेनिटी क्या होता है, स्लम्स, एथनिक एनक्लेव्स हैं, गेटेड कम्युनिटीज वगैरह हैं, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आप देखो उसी तरह से यूनिट 5 में हम लोग देखें तो सारे जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, ट्राइब, नेशन, स्टेट, बॉर्डर, ब्यूरोक्रेसी क्या है, स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस है, नेशन स्टेट क्या होता है, सुपर स्टेट क्या होता है, या सुपर नेशन जो इस बार आई थिंक आपको पूछा भी गया था, ये सारी चीजें, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लॉ इन सोसाइटी आपका है, जेंडर एंड डेवलपमेंट है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। आजकल काफी ज्यादा आर्टिकल्स पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो वो सारी चीजें भी हम लोग को यहाँ पे कवर करनी है। इसमें देखो आपका सोशल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सोशल मूवमेंट्स के यहाँ पर आपको जितने भी टाइप्स हैं, थियरीज हैं, वो सब आपको कवर करना है। सोशल मूवमेंट काफी वास्ट टॉपिक है, तो इस पर अलग से मैं आपके लिए एक पूरी की पूरी क्लास लेकर आती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको गेट एग्जामिनेशन के लिए भी गाइड करूंगी, और गेट एग्जामिनेशन का भी मैंने आपसे सिलेबस कई बार डिस्कस किया है, तो वहां पर अलग से यूनिट आपको दी गई है सोशल मूवमेंट, तो इसमें भी मैं आपको ये जो हमारा प्रीमियम कोर्स है इसमें मैं अलग से आपके लिए क्लास लेती हूँ सोशल मूवमेंट पे, तो वो आपको गेट एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी। नेक्स्ट आप देखो यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो यूनिट 6 का जो बेस है वो आपका यूनिट 3 में ही बन जाता है, क्योंकि यूनिट 3 में हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो ऐसा है कि मैं आपका बेस एक बार बना दूंगी जिससे बाकी की यूनिट इजी हो जाए। जैसे फैमिली, मैरिज एंड किनशिप है, वो मोस्टली जो टॉपिक है वो मैं आपको यूनिट 3 में ही कवर करा दूंगी, तो जब आप यूनिट 8 पर आओगे ना, आपका ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी, क्योंकि लास्ट में आते आते ना हमारा बर्डन बहुत बढ़ जाता है कि यार इतना हो गया इतना हो गया। तो
मेरा जो अप्रोच है, स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जोश भी हाई होता है कि यार नया नया बैच ज्वाइन किया है, सारी चीजें करनी, तो स्टार्टिंग में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो, तो ये चीजें हम लोग करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, पूरा थ्रू आउट आपको अच्छे से ही प्रिपेयर करना है, तो वो चीजें भी हम लोग करेंगे। तो यूनिट 6 हम लोग इकोनॉमी, ये वाले टॉपिक हैं, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, गारंटीड है यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आना, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। फैक्ट्री इंडस्ट्री सिस्टम है, जेंडर एंड लेबर प्रोसेस है। जेंडर का टॉपिक आपको सोशियोलॉजी में कहीं भी दिख रहा है, मान के चलिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिट 5 में हम लोग पढ़ते हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट, यूनिट 6 में पढ़ते हैं जेंडर एंड लेबर प्रोसेस, यूनिट 7 में पढ़ते हैं जेंडर एंड एनवायरमेंट, यूनिट 8 में पढ़ते हैं जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो सारे जेंडर रिलेटेड टॉपिक है, हर यूनिट्स में इनको अलग से टाइम देना है। इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो भी अब हमें कवर करने हैं, क्योंकि बुक्स से रिलेटेड भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। फिर यूनिट 8 में आप देखो जेंडर एंड एनवायरमेंट मैंने बताया, कल्चरल इकोलॉजी है आपका, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पॉलिसी, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 8 में आजकल फैमिली लॉज आपसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी एक्स वगैरह हैं, तो ये जो सारा फैक्चुअल पार्ट है, मैंने इस बार ट्राई किया है कि मैं आपको पहले से ही लिस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं, सो दैट आप स्टार्टिंग से ही अपना जो रिवीजन है वो कर सको और लास्ट मोमेंट पे हमारे लिए बर्डन ना हो। तो मैं ये ट्राई करूंगी कि फ्रॉम स्टार्ट मैं आपको ये सारी जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करूं। बाकी थियोरेटिकल अप्रोचेस, जेंडर का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फेमिनिज्म से भी आपसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये जो टॉपिक है, इनको जो स्पेशल टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनके ऊपर मैं अलग से आपके लिए एक क्लास लूंगी, मतलब पूरी एक क्लास इन्हीं टॉपिक्स पर डेडिकेटेड होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट 9 के आप टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें स्टेट डिजिटल डिवाइड है, साइबर क्राइम आपका वगैरह है, तो ये सारे जनरल टॉपिक्स है, ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे। एंड यूनिट 10 से लिमिटेड टॉपिक्स जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन है, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म है, आपका साइन एंड सिंबल यहाँ पर है, जेंडर, बॉडी एंड कल्चर है, न्यू रिलीजियस मूवमेंट है। देखो अगेन यहाँ पे जेंडर का टॉपिक आ जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स भी हम लोग पढ़ते हैं जेंडर से रिलेटेड, जैसे मार्गरेट मीड है आपके, वो सारे जो थिंकर्स हैं वो भी सारे मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस था जो हमें कवर करना है। अब ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब मैं आपको ये सिलेबस में कितना टाइम दे रही हूँ, कैसे मैं आपको कवर करा रही हूँ, तो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी के कुछ कमेंट्स ही नहीं दिख रहे मुझे, सुन रहे हो ना ध्यान से? चलो देखो, अब ये जो सिलेबस है हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। मेरी जो क्लास है उसका स्पेशल फीचर देखो, जो हमारा वीक 1 है, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक अलग से चीज ऐड किया है, दैट इज बेसिक्स टू सोशियोलॉजी। अब बेसिक्स टू सोशियोलॉजी में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जो भी सोशियोलॉजी का पूरा बेस है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो फाउंडिंग फादर्स वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। प्लस आपके यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सोशियोलॉजी का कैसे इमरजेंस हुआ, तो जो भी सारे डिफरेंट इवेंट्स हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। जो आपका रिनाइसेंस पीरियड है, एनलाइटमेंट पीरियड है, वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये मैंने अलग से आपके लिए 1 वीक का टाइम रखा है, बेसिक्स टू सोशियोलॉजी। अब ये +1 +5 क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। 6 तो यहाँ पर हमारी थियरी क्लासेस होंगी, जिसमें मैं आपको सारा जो थियरी पोर्शन है कवर करवाऊंगी। और मेरी क्लासेस का अप्रोच ये है कि हम थियरी एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर थियरी पढ़ने के बाद हम लोग उसके एक साथ सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो 6 आपकी थियरी क्लासेस होंगी, प्लस एक यहाँ पर आपका होगा DCS, मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन। तो मेरी क्लास में आपको हर सैटरडे को एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। पूरे वीक में जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। प्लस यहाँ पे सिर्फ डाउट नहीं होंगे, आपके लिए हम लोग MCQs भी सॉल्व करेंगे यूनिट वाइज, या जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए PYQs है, MCQs है, जो इन सेशंस में लेके आने वाली हूँ। मोस्टली PYQs वगैरह करेंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो टॉपिक वाइज आपको पर डे क्विजेस तो मिलती हैं, जो पर डे क्विजेस मिलती हैं वो आपको अलग है। जैसे ही कोई भी क्लास आपकी हो जाएगी, उस क्लास के जस्ट बाद आपको क्विज भी यहाँ पर मिलेगी क्लास के लिए।
क्विज तो मिलेगी ही, प्लस मैं आपको हर सैटरडे को एक अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगी। तो उसमें आप जो भी क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, जो भी आपके डाउट हैं वो आप कर सकते हो। डाउट ऐसा नहीं है कि आप अपने सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो कि मैम इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है, सिर्फ इस तरह के डाउट नहीं, जो भी आपके जनरल डाउट है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आप हम लोग यूजीसी नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे डाउट अक्सर हमारे मन में चलते हैं कि मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है। तो ये सारे डाउट, जनरल जो डाउट है वो भी बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर हम लोग प्रिपरेशन करें, एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो जो हमारे कोर्सेज होते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आप टीचर से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप कभी भी अपने जो डाउट है वो मुझे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि डाउट सिर्फ हमारे सिर्फ सैटरडे को डाउट क्लासेस में ही होंगे। अगर आपको ऐसा तो नहीं है ना कि मंडे को कोई मुझे डाउट आया और मैं वेट कर रहा हूँ कि जब सैटरडे को क्लास होगी तभी पूछे, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए अलग से बना दिया है, अगर कोई भी उसमें ज्वाइन नहीं है तो आप सपोर्ट टीम को कॉल करिए, वो आपको हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे। उस ग्रुप में आप अपने जो डाउट है मुझे शेयर कर सकते हो। पर डे जब हमारी क्लास होती है तो क्लास एंड होने के बाद हमेशा मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगी, 5 से 10 मिनट का। उसमें आपको जो भी अपने डाउट्स पूछने हैं, क्लास के ऐसा नहीं होगा कि क्लास के बीच में आप लोग आके मुझे कुछ डाउट पूछ रहे हो तो वो बिल्कुल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, फालतू के डाउट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्लास, कोई भी टॉपिक की क्लास हमारी खत्म होती है उसके जस्ट बाद आपको टाइम मिलेगा, डेली आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट का, 5-10 मिनट का। तो जो भी आपके जनरल डाउट हैं, कोई भी आपका टॉपिक रिलेटेड डाउट है वो भी आप लोग मुझे पूछ सकते हो। बाकी जो हमारा मेन डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वो सैटरडे को होगा, जिसमें आपको कुछ भी नया थियरी नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ आपके डाउट्स होंगे और आपके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अप्रोच है। अब देखो यूनिट 1 जैसे मैंने बोला था सबसे ज्यादा लेंदी है, तो वीक 2 to 5 में हम लोग मतलब ला रहा हूँ 4 वीक्स का जो टाइम है वो सिर्फ यूनिट 1 को देने वाले हैं। तो अराउंड 24 क्लासेस यहाँ पर होंगी यूनिट 1 की, प्लस इसमें 5 हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन और एमसीक्यू सेशन होंगे। फिर यूनिट 2 हमारी होगी, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगी क्योंकि ये सारी चीजें। तो यूनिट 2 जो है उसमें आपकी 10 क्लासेस होंगी और 2 आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। फिर यूनिट 3 में हमारी 15 क्लासेस होंगी और यूनिट 4 में 6 क्लासेस होंगी। बस स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स हैं इसमें आपकी थोड़ी सी ज्यादा क्लासेस है, बाकी की यूनिट्स विद इन 1 वीक या विद इन 3 to 4 डेज भी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो यूनिट 4 में आपकी 6 क्लासेस प्लस एक डाउट क्लियरिंग सेशन, यूनिट 5 में भी आपकी 6 क्लासेस, एक डाउट क्लियरिंग सेशन, यूनिट 6 में हम लोग देखें तो 5 क्लासेस डाउट क्लियरिंग सेशन, इस तरह से आपकी रहेंगे। यूनिट 9 और 10 जो है इसमें से आपका यूनिट 10 का तो मैंने आपको बताया कि वेटेज काफी कम रहता है और मतलब क्वेश्चंस भी बहुत लिमिटेड वे में बनते हैं। तो आपकी 3 थियरी क्लासेस होंगी प्लस एक आपका डाउट क्लियरिंग सेशन। और यूनिट 9 में भी जो थियरी पोर्शन है वो बहुत ज्यादा हमारा वास्ट नहीं है, तो वो भी हम लोग अराउंड 3 to 4 डेज में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी 3 क्लासेस और एक डाउट क्लियरिंग सेशन। अब एक जो टाइम है वो मैंने रखा है एक्स्ट्रा टॉपिक। अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स में क्या है, जो आपकी मिससेलेनियस टॉपिक है, जैसे पॉपुलेशन स्टडीज से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स हमें पूछे जाते हैं, तो वो सब हम लोग इन एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कवर करेंगे। और तब तक हमारा दिसंबर एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास होंगे। तो दिसंबर एग्जामिनेशन में जो भी आपके न्यू टॉपिक्स पूछे गए हैं वो भी सारे मैं आपको इन एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर कराऊंगी। तो अराउंड 4 to 5 क्लासेस यहाँ पर भी हमारी होंगी जिसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया किस यूनिट की कितनी क्लासेस होंगी, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें। इस तरह का एक शेड्यूल है जो आप लोगों को मिला होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस दिन कौन सी क्लास होगी, क्या टाइमिंग वगैरह रहेगा। देखो अभी तो ये जो हमारा टाइमिंग है ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो पेपर 1 में भी मैं आपको हायर एजुकेशन की क्लासेस लेने वाली हूँ। तो ये जो टाइमिंग है ये मैं थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ, बट अभी ये जो हमारा टाइमिंग है रहने वाला है। आज हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास हो गई है, बट जो हमारी प्रॉपर क्लासेस है ये 28 जनवरी तक होने वाली है। तो अभी आप लोगों के पास कुछ दिन का ब्रेक है, ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी क्लास नहीं स्टार्ट कर सकती, इसलिए मैंने आज आपके लिए एक ओरिएंटेशन सेशन लिया है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर 28 से मैं रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करूंगी, फिर हमारी एग्जाम तक रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो एक एक करके, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया बेसिक्स टू सोशियोलॉजी वाली क्लासेस, तो यहाँ पर आप देखो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, फिर फाउंडिंग फादर्स हम लोग सारे कवर कर रहे हैं। और देखो हर सैटरडे को ये जो पिंक लाइन है, हर सैटरडे को मैंने आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन
सेक्शन रखा है। यहाँ पे तो कम शेड्यूल आपको दिख रहा है, बट पूरा 6 मंथ्स का शेड्यूल है। जब आप अपने कोर्सेज के अबाउट सेक्शन में जाते हो तो पूरा इस तरह से शेड्यूल आप लोगों को दिख जाता है। तो आप लोग बहुत सॉर्टेड रहते हो कि कब आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको पढ़ना है। तो ये मैंने आपको वीकली स्टडी प्लानर भी प्रोवाइड कर दिया कि वीक में किस दिन कौन सी डेट पे कौन सी क्लास होगी, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी है। क्लियर है? आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई हैं और सब कुछ आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है। अब आप लोगों को पर डे किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो देखो पर डे आप लोगों को अपनी जो क्लासेस है वो देखनी है। ट्राई करो कि मेरे साथ लाइव क्लासेस देखो लाइव क्लासेस में कई बार ऐसा लगता है कि यार हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस देखना ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि देखो जब आप लाइव क्लासेस देखते हो, जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी क्लास देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको उस क्लास को देखना है। फिर जब आप उस क्लास को बाद में देखते हो तो आप उसे 2x स्पीड पे देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स कभी भी हमें फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो हमेशा बहुत लेंदी ही बनेगी। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप लाइव क्लासेस देखो। जब आप लाइव क्लासेस देखते हो तो आपको एक थोरो एक मतलब रफ आइडिया लग जाता है कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, कैसे उन्हें पढ़ना है। फिर जब आप उस क्लास को दूसरी बार देखोगे अपने रिवीजन के टाइम पे, तो आप उसे 2x स्पीड पे देख सकते हो और फिर उसे देखकर आपको अपने जो शॉर्ट नोट्स है वो बनाने हैं। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मंडे को आपने कोई क्लास देखी, पर डे आप क्लास की जो नोट्स है बनाओगे, फिर उसका रिवीजन करोगे। रिवीजन कैसे करना है? जो भी आपने पढ़ा है बस रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने आप में ऐसी रिवाइज करो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। कुछ आपको बुक लेके नहीं बैठना है, कुछ नोटबुक लेके नहीं बैठना है, सिर्फ अपने माइंड में रिकॉल करो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, किस टॉपिक से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हमने पढ़े। तो ये आई थिंक रिवीजन का बेस्ट तरीका है। बाकी शॉर्ट नोट्स आप अपने बना ही सकते हो और डेली आपको क्लासेस के साथ क्विजेस मिलेंगी, तो वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी। तो इस तरह से जो भी आप पढ़ रहे हो, अब वेडनेसडे को आप क्या करोगे, मंडे ट्यूसडे को जो भी आपने पढ़ा उसका आप रिवीजन कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। संडे का जो टाइम है, जैसे देखो ये जो शीट है मैंने आपको हर संडे का गैप यहाँ पे दिया है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो ये जो संडे का टाइम आपको मिला है और सैटरडे का भी आपको आधा दिन मिल जाएगा, तो आपको पूरा जो अपना बैकलॉग है कवर करना है। कोई क्लासेस अगर आपकी मिस हो जाती हैं वो आपको कवर करना है, और जो भी आपने वीक में किया है उसका आप रिवीजन कर सकते हो और बिल्कुल ब्रेक भी आप ले सकते हो कि कुछ भी ना पढ़ो, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से ये जो पूरा कंप्लीट स्टडी प्लानर है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज है कि आप लोगों को 80-20 रूल यहाँ पे फॉलो करना है। 80-20 रूल का मतलब क्या है? जो 80% सिलेबस हमारा है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उस पर आपको फोकस करना है, रेदर देन वो 20% पे हम लोग दिमाग अपना टाइम वेस्ट करें जो उतना अप्रोचेबल नहीं है। जैसे इस बार का आप मतलब जो पेपर पैटर्न आप देख रहे हो, काफी हद तक हमें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे हमें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ ले गए। तो ये जो आपकी 20% क्वेश्चंस है, इन पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको क्लास का पूरा सिलेबस दिखाया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है। तो जो 80% सिलेबस है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूँ। अगर 100 क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे हैं तो ये मेरा टारगेट है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अराउंड 80 to 85 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल फैमिलियर हो। मतलब मैं आपको पूरा सिलेबस वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी। 80 to 85 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो क्वेश्चन देख के आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन आपको टॉपिक जरूर फैमिलियर होगा, बट आंसर आपका सही निकल रहा है नहीं, वो आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करेगा कि आपने क्लासेस देखी है या नहीं, आपने अप्रोच सीखा है नहीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अब जो पेपर पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो मैं क्लास में पढ़ा दूं एग्जैक्ट सेम डिक्टो लाइन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि वो एग्जामिनेशन में आएगा, बट उससे क्वेश्चन किस तरह का बनेगा या क्वेश्चन में को कैसे आंसर सही निकालना है, वो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो वो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। PYQs को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो जो हर सैटरडे को हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली क्लास रखी है, उसमें ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाली। तो सबसे पहली चीज है कि जो 80% हमारा सिलेबस है, जो फिक्स टॉपिक है, जहां से मैक्सिमम चांसेस है, उनको अपना मेन टारगेट बनाना है, ना कि जो 20% क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है या न्यू थिंकर्स के जो क्वेश्चन है या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन है, उनमें हम लोग ज्यादा अपना दिमाग लगाए। तो मेन फोकस आपका जो 80% सिलेबस है उस पर होना चाहिए।
नेक्स्ट चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मेन चीज है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपने अगस्त वाला पेपर देखा है, ड्रामाटर्जी थियरी हम सभी ने पढ़े, बट ड्रामाटर्जी से जो क्वेश्चन पूछा गया वो आप तभी आंसर कर सकते थे जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप ऐसे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो जहां पर आपका टारगेट सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं है, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, आपको यही सारी चीजें खुद पढ़ानी भी पड़ेगी। तो पढ़ा आप तभी पाओगे जब आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर आप पीएचडी के लिए भी जा रहे हो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर आपको मेन टारगेट अपना रखना है। ये चीज भले ही कम टॉपिक कवर करके जाओ, जरूरी नहीं आप सब कुछ पढ़ के जाओ, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसका डेली रिवीजन करो। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन कभी भी आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्लियर कर सकते। तो रिवीजन करना है डेली, अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो। जो चीज आप पढ़ रहे हो आप उसे नोट डाउन करो कि आज मैंने इतना पढ़ा। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे लिखा था कि आज मैंने इतना पढ़ा, मैंने पूरा 3 मंथ्स का मेरे पास था कि आज मैंने इतने घंटे टाइम दिया, इतने घंटे या पढ़ा। वो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कभी। तो अपना जो प्रोग्रेस है वो पूरा ट्रैक करना है, कब क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सारी चीजें। फिर फोर्थ चीज है कंसिस्टेंट रहना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ट्राई करना है कि स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट दें तो वो हेल्प करेगा। एंड लास्ट चीज है अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़े ही जा रहे हो समझ नहीं आ रहा। जैसे स्टार्टिंग में अभी आपके पास ऐसा होगा क्योंकि न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, नोट्स भी बनाने हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आप लोग करोगे, नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाओगे, बट ये चीज थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों का ही ध्यान रखना है। मिनिमम 7 to 8 आवर्स जो स्लीप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज भी आप लोगों को करके चलनी है। फिर नेक्स्ट देखो आप कि क्यों मोस्टली स्टूडेंट्स फेल करते हैं। सबसे पहली बात है प्रॉपर प्लानिंग हमारी नहीं होती। तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। प्रॉपर प्लान मैंने आपको शेयर कर दिया किस तरह से आपको करना है। सिलेबस कवरेज हमारा नहीं होता इसी वजह से, तो ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे मैं आपको सिलेबस कवर करा रही हूँ। मल्टीपल रिसोर्सेज पे हम लोग रिलाई करते हैं, तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना। अगर कोर्स को आप देख रहे हो तो सिर्फ कोर्स के ही क्लासेस देखो। ऐसा नहीं है कि कोर्स के साथ ये भी कर लो वो भी कर लो, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी आपको क्या पढ़ना है। जैसे जरूरी नहीं है आपको मेरी क्लास में कि आप जरूरी डेली यूट्यूब लाइव क्लासेस देखो। कब कौन सी यूट्यूब क्लास देखनी है वो मैं आपको बता दूंगी, बट डेली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोर्स में आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ कि आपको सारी चीजें नहीं पड़ेगी। इनकंसिस्टेंसी सबसे मेन रीजन होता है जिस वजह से आप फेल हो जाते हो या एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाते। तो ये चीज आपको अपने एंड से इंश्योर करनी है कि एकदम कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, और रिवीजन और मॉक टेस्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है। ये सारी चीजें अगर आप मैनेज कर लेते हो तो बिल्कुल इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बस लास्ट में एक चीज है कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो ये चीज अपने फॉलो करना सबसे मेन चीज है। आप नहीं अच्छा स्कोर कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। डेली क्लासेस देखो, पॉसिबल है तो लाइव क्लासेस देखो। मेरा टारगेट यही है कि लाइव क्लासेस हमें ज्यादा से ज्यादा अटेंड करनी है, और लाइव क्लासेस में आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ। तो ये चीजें आप लोगों को अपने प्रिपरेशन में फॉलो करनी है, तो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो बस यू आर गुड टू गो फॉर एग्जामिनेशन। अब आप लोगों के कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो। फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, और सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई या नहीं वो भी एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से बता दीजिए। फटाफट से बता दो एक बार, किसी को कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है। और टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग एडेड हो या नहीं, जो अब न्यू टेलीग्राम ग्रुप बनाए जून 2025 के लिए, वो भी एक बार बता दीजिए। सबको क्लियर है? सब लोग बता दो। चलो क्लियर है, ठीक है। तो और कोई भी आपका डाउट है तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग सपोर्ट टीम को कॉल करिए, तो वो आपको न्यू जो हमारा जून 2025 के लिए टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वो आप लोगों को ऐड कर देंगे। और जो हमारी क्लासेस हैं वो ध्यान रखना 28 ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। 28 ऑफ जनवरी को हमारी क्लास है पहली। टाइमिंग आप लोग देख ही सकते हो। 28 ऑफ जनवरी को 2 क्लासेस हैं, एक है 12:15 PM पर
और एक है हमारी 4:15 PM पे। तो 2 क्लासेस होने वाली हैं 28 जनवरी को, और 29 जनवरी को भी 2 क्लासेस होंगी। इसके अलावा यूजुअली हमारी 1 क्लासेस पर डे होगी। तो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। जिसको भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है, एक बार सपोर्ट टीम को कॉल करिए। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है, स्पेशली जिन्होंने प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वो सारी चीजें वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो एक बार सपोर्ट टीम को कॉल करना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो, थिंकर्स को आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वही बोला कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। नोट्स कैसे बनाने हैं वो आपको बिल्कुल शॉर्ट में, मैं जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी, जब हम लोग क्लासेस करेंगे तो जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्लासेस के साथ ही बताते जाऊंगी कि इस टॉपिक के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। मैं अपने नोट्स का भी आपको स्क्रीनशॉट मतलब इमेजेस वगैरह दिखा दूंगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, थिंकर्स मिक्सअप नहीं होंगे। और जैसे अगर आपने लास्ट वाली यूट्यूब मैराथन्स देखे हैं, तो वहां पर भी हम लोगों ने आपने देखा था कि मोस्टली इमेजेस के फॉर्म में सारी चीजें हमने कवर की थी। फ्लो चार्ट हम लोगों ने ज्यादा यूज किए थे, टेबल्स वगैरह हम लोगों ने ज्यादा यूज किए थे। तो यूट्यूब क्लास में अगर इतना मैंने करवाया है, तो पेड में आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो सारी चीजें आप लोग इसी फॉर्म में कवर करोगे तो कुछ भी आप लोगों को बर्डन नहीं लगेगा। नोट्स बनाने का काम भी आपका बहुत कम हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। मेरी क्लासेस के बाद आपको सिर्फ अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। देखो, सेल्फ नोट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल्फ नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं रिवीजन करने के लिए। तो क्लासेस के बाद आपको सिर्फ अपने अगर सेल्फ नोट्स आप बनाना चाहो वो कर सकते हो। रिवीजन आप लोगों को करना है। क्विजेस जो आप लोगों को मिलेंगी हर क्लास के बाद, वो क्विज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। बस यही आपको करना है, और इसके अलावा और कुछ अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा क्लास के साथ। बाकी मैं आप लोगों को कुछ फैक्चुअल पार्ट की भी लिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो वो भी आप लोगों को स्टार्टिंग से अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। डोंट वरी, जैसे जैसे क्लासेस पढ़ेंगी मैं आपकी ये जो सारे डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दूंगी। चलिए, और किसी का कोई डाउट है तो वो आप बता सकते हो। गुड आफ्टरनून शशांक जी, न्यू तो नहीं हो आप क्लास में। चलो, और किसी के कोई भी डाउट है तो वो आप बता सकते हो। क्लियर है सबको कुछ सब कुछ? देखो, और एक और मेरी क्लास का इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो आप लोगों के रिप्लाई जरूर आने चाहिए कमेंट में। क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं है तो मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं पढ़ सकती। तो जो भी आपको चीज समझ आई है या नहीं समझ आई है, वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके ही बतानी पड़ेगी। तो अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है आपको, तो लिखा करो कि हाँ मैम क्लियर है। नहीं क्लियर होता है तो वो भी लिखकर बताया करो कि मैम नहीं क्लियर है, तो जिससे मुझे पता चलेगा। अदरवाइज ऐसी क्लास लंबी होती रहती है। तो तुरंत रिप्लाई करना है, आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया है। आप भी बहुत सॉर्टेड रहोगे, सारी चीजें रहेंगी। हैंडबुक पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स आपने लिया है तो दोनों की आई थिंक आपको मिलेगी। हैंडबुक जो है उसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। हैंडबुक में सब कुछ आपको नहीं मिलेगा जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ। देखो, हैंडबुक और पीडीएफ दो अलग अलग चीजें हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, क्लास के पीडीएफ आपको अलग रहेंगे। क्लास के पीडीएफ में जो भी मैं आपको प्रेजेंटेशन या पीपीटी पढ़ाती हूँ वो आपके सारे नोट्स रहेंगे। और जो दूसरा आपका हैंडबुक है, हैंडबुक में बेसिकली आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोग खुद से नोट्स नहीं बना पाते हो तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प करते हैं। इसमें आपको काफी सारी फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको मिल जाती है। किसको मिलेगी हैंडबुक, ये आप सपोर्ट टीम को कॉल करो, वो आपको सारा गाइड कर देंगे इससे रिलेटेड। ओनली पेपर 2 लिया है तो एक बार सपोर्ट टीम को कॉल करना, वो आपको बता देंगे। चलो, जो भी आपका डाउट है कोर्स में क्या इंक्लूड है क्या नहीं, उसके लिए सपोर्ट टीम को कॉल करो, वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकती है। बाकी जो क्लास से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। चलो, क्लियर है सभी को? तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। बाकी ये सारे फीचर्स आप लोगों ने देखी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्री लर्नर्स हैं, जो मेरा फर्स्ट टाइम पेड सेशन देख रहे हैं, अगर आप लोग भी प्रीमियम बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल अभी कर लीजिए। ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। अच्छे से देख लो, सोच लो, समझ लो। ये चीज है कि जो भी चीज प्रॉमिस की है वो आपको जरूर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार कोर्सेज हम लोग ले लेते हैं, सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं कराया जाता। तो ये चीज यहाँ पर नहीं होगी। आपको अगर बोला गया है कि बाय May 20 या अप्रैल तक आपका सिलेबस हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ये चीज
फीस है, आपको बिल्कुल सारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्रीमियम बैचेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी JRF अड्डा को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकी सपोर्ट टीम को कॉल कर लीजिए, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो।